आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान पेपर हल के बारे में बताया जाएगा। 2026 में जो भौतिक विज्ञान का पेपर हुआ था, पेपर का कोड 346 डीएस में सभी प्रश्नों को हल करके बताया जा रहा है। पिछले भाग के वीडियो में प्रश्न नंबर 1 के सभी प्रश्न और प्रश्न नंबर 2 के सभी प्रश्न को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी लोग नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा, वहां पर जो है वीडियो आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। इस भाग में प्रश्न नंबर 3 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो एक एक प्रश्न जो है आप सभी लोग जो है वीडियो को जो है पूरा जरूर देखिए। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आज का है 3 का क्वेश्चन दिया गया है, पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनति स्थिति में वोल्टेज एवं धारा के बीच जो है ग्राफ खींचिए। तो यहाँ पर 2 नंबर का यह क्वेश्चन है। तो कैसे ग्राफ को खींचा जाएगा, एक एक लाइन जो है आप सभी लोग जो है अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर पीएन संधि जो है अग्र अभिनति के स्थिति में जो है वोल्टेज और धारा के बीच में क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो कैसे ग्राफ खींचेंगे, पहला बात क्या समझेंगे, ग्राफ खींचने से पहले जो है कुछ नियमों को जो है आपको समझना पड़ेगा कि एक्स अक्ष को क्या माना जाएगा, वाई अक्ष को क्या माना जाएगा और नी वोल्टेज क्या होते हैं। तो ग्राफ खींचने से पहले 2-3 बातों को जो है यहाँ पर समझना होगा। पहला बात को आपको समझना है, पहला बात जो इसमें होगा कि जो एक्स अक्ष होता है उस एक्स अक्ष को क्या माना जाता है। तो लिखेंगे यहाँ पर एक्स जो अक्ष होता है, एक्स अक्ष जो होगा, एक्स अक्ष पर जो है अग्र वोल्टेज मानते हैं, या एक्स अक्ष पर क्या माना जाता है, अग्र जो है वोल्टेज को दर्शाया जाता है। तो अग्र लिखेंगे यहाँ पर वोल्टेज हो जाएगा किस अक्ष पर, एक्स अक्ष पर जो है अग्र वोल्टेज होगा। और वाई अक्ष पर क्या दिखाया जाएगा, तो लिखेंगे और जो हो जाएगा वाई जो अक्ष होता है वह इस पे क्या दर्शाया जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर एक्स अक्ष पर तो अग्र वोल्टेज हो गया, वाई अक्ष पर जो होता है अग्र धारा प्रदर्शित किया जाता है। अग्र धारा, वो भी धारा किस में प्रदर्शित किया जाएगा, मिली एम्पियर में। याद रखेंगे किसमें, मिली एम्पियर में जो है अंकित किया जाता है, मिली एम्पियर में अंकित करते हैं। यहाँ पर पहला बात जो है आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पहला जो बात यह हो गया कि जब भी हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो एक्स अक्ष को जो है अग्र वोल्टेज प्रदर्शित करेंगे और वाई अक्ष को जो है अग्र धारा को प्रदर्शित करेंगे, वो भी मिली एम्पियर में प्रदर्शित किया जाएगा। दूसरा बात यह समझेंगे, दूसरा वाला जो बात है उसको आपको समझना है कि जो शुरुआत में वोल्टेज जब बढ़ाएंगे, शुरू में जब वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे उस समय धारा का मान क्या होता है, उस समय धारा का मान जो है नगण्य होता है। धारा का मान क्या होता है, नगण्य होता है। तो यहाँ लिखेंगे शुरुआत में, क्या बात लिखेंगे, दूसरी बात को लिखेंगे अब यहाँ पर कि शुरुआत में अगर ग्राफ में हम लोग दर्शाएंगे तो शुरुआत में जो होता है, शुरुआत में जो है वोल्टेज बढ़ाने पर क्या करेंगे, यहाँ पर वोल्टेज को बढ़ाने पर धारा का मान जो होता है, धारा नगण्य होता है। मतलब शुरुआत में जो है धारा क्या होता है, नगण्य हो जाएगा, नगण्य होता है, नगण्य होता है। कब रहेगा, शुरुआत में, जब यहाँ पर शुरुआत में वोल्टेज बढ़ाएंगे, क्या लिखेंगे, शुरुआत में वोल्टेज, यहाँ लिख लेंगे वोल्टेज बढ़ाने पर, क्या लिखेंगे यहाँ पर, वोल्टेज जो है बढ़ाने पर, शुरुआत में वोल्टेज बढ़ाने पर धारा क्या होता है, नगण्य होता है। 2 बात को समझ लीजिए। तीसरा बात को समझेंगे, तीसरा महत्वपूर्ण बात है, तीसरा महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो नी वोल्टेज होता है जहां से हम लोग शुरुआत किया जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर नी वोल्टेज, यहाँ लिखेंगे नी वोल्टेज। अब नी वोल्टेज क्या है, अभी ग्राफ में दर्शाएंगे। नी वोल्टेज के बाद क्या लिखेंगे, नी वोल्टेज के जो बाद जो है, नी वोल्टेज के बाद धारा का मान तेजी से बढ़ता है। किसका मान, धारा का मान जो है तेजी से बढ़ता है। धारा का मान क्या होता है, तेजी से बढ़ता है, तेजी से बढ़ता है। अब ये 3 बातों को आपको ध्यान रखना है, ग्राफ खींचने से पहले ये 3 बातों को समझना बहुत जरूरी है। पहला बात क्या है कि एक्स अक्ष को अग्र वोल्टेज दर्शाएंगे और वाई अक्ष को जो है अग्र धारा, वो भी मिली एम्पियर में अंकित करेंगे। और शुरुआत में वोल्टेज बढ़ाने पर धारा क्या होता है, नगण्य होता है। और तीसरा बात को समझेंगे, नी वोल्टेज के बाद धारा का मान क्या होता है, तेजी से बढ़ता है। अब यहाँ ग्राफ खींच करके समझाएंगे आपको। सबसे पहले इस ग्राफ को कहा जाता है वाई अक्ष कहा जाएगा, और इधर से जो खींचा जाएगा उसको कहा जाएगा एक्स अक्ष है। और यहाँ पर जो रहता है इसको मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहा जाता है। अब यहाँ पर बिंदु को रखेंगे, 1 बिंदु हो जाएगा, 2 बिंदु हो जाएगा, यहाँ पर 3 बिंदु हो जाएगा, 4 बिंदु, 5 बिंदु, यहाँ पर जो है 6 बिंदु, यहाँ पर 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु, 5 बिंदु, 6 बिंदु, ऐसे बिंदु को जो है यहाँ पर नोट कर लेंगे। अब यहाँ मान रखेंगे, यहाँ पर मान जो होता है 0.1 होता है, यहाँ हो जाएगा 0.2
0.2 होता है, यहाँ पर होगा 0.3 होगा, यहाँ पे होगा 0.4 होगा, यहाँ पे होगा 0.5 हो जाएगा, अगला बनेगा 0.6, 0.7, ऐसे नोट कर सकते हैं। यहाँ पर 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा और 6 रहेगा। और यहाँ पे जो लिखेंगे इसको धारा दिखाएंगे, किसे दिखाएंगे? धारा, आई से। और आई किस में रहेगा? आई जो लिखेंगे मिली एम्पियर में व्यक्त करेंगे। यहाँ पे धारा किस में दिखाएंगे? मिली एम्पियर में। और यहाँ से इसको कहा जाएगा वोल्टेज कहा जाता है। किसको क्या कहते हैं? वोल्टेज कहते हैं। तो अब यहाँ ग्राफ जब खींचेंगे तो इसमें पहली बात क्या बताया गया है? यक्स अक्ष को क्या बताया गया है? यक्स अक्ष को क्या बताया? इसको यक्स अक्ष कहा जाएगा और इसको क्या कहेंगे? वाई अक्ष कहा जाएगा। तो यक्स अक्ष वोल्टेज प्रदर्शित किया है और वाई अक्ष जो है धारा प्रदर्शित किया है, वो भी किस में प्रदर्शित किया है? मिली एम्पियर में। अब ये बात कहा गया है शुरुआत में, शुरुआत मतलब यह मूल बिंदु है, मूल बिंदु में अगर यहाँ धारा की बात करें, मूल बिंदु से धारा का मान अगर बढ़ाएंगे तो मूल बिंदु पे धारा क्या होता है? नगण्य होता है। नगण्य का मतलब यहाँ पर धारा कुछ नहीं होता है। अब यहाँ से धारा को ऐसे बनाएंगे, ऐसे जो है बनाएंगे, ग्राफ को जब बनाएंगे तो यहाँ से जो मूल बिंदु से उठाएंगे, ऐसे मूल बिंदु से ऐसे धारा को मूल बिंदु से उठाते जाएंगे, ऐसे आएंगे और यहाँ 3 से ध्यान जानकारी रखेंगे, यहाँ 3 से जो है धारा ऐसे ऊपर की तरह जो है, ऐसे ऊपर की तरफ जो जाएगा अग्रवृद्धि है। किस तत्व के लिए बना है? तो देखिए 0.3 से जो है अगर धारा का मान बढ़ने लगता है तो जहां से धारा का मान बढ़ेगा यहीं से कहा जाता है नी वोल्टेज। क्या बोलते हैं? नी वोल्टेज यहां से हो जाएगा। और ये किस तत्व के लिए बनाया गया है? तो ये जर्मेनियम के लिए बनाया गया। किसके लिए? जर्मेनियम के लिए। और यह धारा का मान ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा। तो यह जो बना हुआ है पीएन संधि अग्र अभिनेत्री वोल्टेज, जो धारा का ग्राफ है, लेकिन इस किस तत्व के लिए है? तो ये कहेंगे जर्मेनियम के लिए। जर्मेनियम का जो है नी वोल्टेज कितना होता है? तो जर्मेनियम का नी वोल्टेज 0.3 होता है। लेकिन अगर यही सिलिकॉन बनाना होता है, सिलिकॉन तत्व के लिए बनाएंगे तो ये 7 से ऐसे ऊपर ग्राफ बनाएंगे, या 3 से ऊपर करना रहेगा और यहाँ पर 7 के बाद ऐसे ग्राफ को ऊपर करेंगे। किसके लिए बात कर रहे हैं? सिलिकॉन डायोड के लिए 0.7 होता है और जो है जर्मेनियम के लिए 0.3 होता है। ये बातों को जो है यहाँ पर नोट कर लेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे प्रश्न जो है पेपर में जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सिलिकॉन डायोड के लिए। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? सिलिकॉन के लिए अगर लिखेंगे तो सिलिकॉन के लिए अगर लिखते हैं तो याद रखेंगे सिलिकॉन का जो है नी वोल्टेज कितना होता है। सिलिकॉन अगर डायोड के लिए बनाएंगे तो क्या बनेगा? यहाँ लिखेंगे सिलिकॉन डायोड, दोनों के लिए नोट करेंगे। सिलिकॉन डायोड के लिए तो लिखेंगे इसके लिए, क्या लिखेंगे? इसके लिए मतलब सिलिकॉन के लिए बात कर रहे हैं। इसके लिए जो नी वोल्टेज होता है, मतलब जहां से शुरुआत होगा वोल्टेज का मान बढ़ना चालू होगा तो धारा का मान बढ़ने लगेगा। यहां तक धारा का मान नगण्य होता है, मतलब बहुत कम है। यहां से धारा का मान ऊपर जब उठने लगेगा तो समझिए धारा का मान बढ़ने लगेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इसके लिए नी वोल्टेज का मान क्या होता है? नी वोल्टेज का मान कितना होता है? तो याद रखेंगे सिलिकॉन के लिए जो नी वोल्टेज का मान होता है वह 0.7 होता है। क्या होता है? 0.7 जो है वोल्ट होता है। यह जो है छोटे छोटे प्रश्न जो है पेपर में पूछ दिया जाता है कि सिलिकॉन का नी वोल्टेज कितना होता है, तो 0.7 होता है। अगर हम लोग जर्मेनियम की बात करेंगे, किसकी बात कर रहे हैं? जर्मेनियम डायोड की बात करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे जर्मेनियम डायोड के लिए। तो जर्मेनियम के लिए क्या बनेगा? यहाँ पर जर्मेनियम डायोड के लिए अगर ग्राफ खींचते हैं, ये ऊपर जो ग्राफ खींचा गया है ये जर्मेनियम के लिए खींचा गया है, क्योंकि जर्मेनियम का जो हमारा जो होता है नी वोल्टेज होता है वो 0.3 होता है। तो यहाँ लिखेंगे इसके लिए, यहाँ लिखेंगे इसके लिए जो होता है नी वोल्टेज का मान क्या होता है? नी वोल्टेज का जो मान होता है, नी वोल्टेज का मान जो है, नी वोल्टेज का मान जो है कितना होता है? तो कहेंगे इसमें नी वोल्टेज का मान जो होता है 0.3 होता है। क्या होता है? 0.3 वोल्ट होता है। ये बातों को आपको समझना है। दो बात को अगर हम लोग ग्राफ जो है पेपर में कह दिया जाए कि सिलिकॉन के लिए खींचिए, तो सिलिकॉन के लिए जब खींचेंगे ना तो 7 तक ये आगे बढ़ा करके 7 से ऊपर ग्राफ को करेंगे। 7 से 6 के बाद 7 आएगा, 7 से ग्राफ। लेकिन जब जर्मेनियम के लिए बनाने के लिए, जर्मेनियम के लिए कहेंगे तो 0.3 से ही ऐसे ग्राफ ऊपर की तरफ खींचेंगे। तो यहाँ पर जो पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनेत्री स्थिति में वोल्टेज और धारा के बीच में जो ग्राफ खींचा गया है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ दो बातों को ध्यान देना है, एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर। एक्स अक्ष पर वोल्टेज और वाई अक्ष पर धारा, और धारा को इसमें मिली एम्पियर पे ज्ञात करेंगे। और ये सिलिकॉन के लिए 0.7 से और जर्मेनियम के लिए 0.3 से ग्राफ को ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे। यहीं पर जो है यहाँ से बढ़ना जहाँ चालू होता है उसी को कहा जाता है नी वोल्टेज। क्या बोला जाता है? नी वोल्टेज कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये ग्राफ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो। अब सीखेंगे जो है अब अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दिया गया है ट्रांसफार्मर के कार्यकारी सिद्धांत लिखिए तथा इसमें ऊर्जा क्षयों का उल्लेख कीजिए। 2 नंबर का यह क्वेश्चन दिया गया है। तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है और इसमें ऊर्जा जो क्षयों का जो है, ऊर्जा हानियां को जो है
उल्लेख कीजिए। तो इसमें दो प्रश्न हैं, एक एक प्रश्न को पहले समझेंगे। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो अनियोई प्रेरण के सिद्धांत पे जो है कार्य करते हैं। तो यहाँ पे नोट कर लेंगे कि जो ट्रांसफार्मर होते हैं, यहाँ लिखेंगे ट्रांस जो फार्मर हैं वो किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं? तो लिखेंगे यहाँ पर ट्रांसफार्मर अनियोई प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। अनियोई प्रेरण के सिद्धांत पर जो है कार्य करते हैं। अनियोई प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अब अनियम प्रेरण का क्या होता है? तो अनियम प्रेरण में दो कुंडलियां होती हैं, एक प्राथमिक कुंडली होता है और एक द्वितीय कुंडली होता है। तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करेगा? तो कहेंगे अनियम प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये पहला जो है इसमें आंसर हो गया। इसमें दो प्रश्न दिया गया है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न का उत्तर समाप्त हो गया कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो आप कहेंगे ट्रांसफार्मर जो होते हैं वह अनियम प्रेरण के सिद्धांत पर जो है कार्य करते हैं। अब इसमें पूछा गया इसमें ऊर्जा क्षयों का उल्लेख कीजिए। ट्रांसफार्मर में लिखेंगे, अगला हेडिंग बनेगा कि जो ट्रांसफार्मर है उसमें जो है ऊर्जा क्षयों के बारे में आपको पूछा गया है। तो लिखेंगे ट्रांसफार्मर में होने वाली ऊर्जा क्षय, ट्रांसफार्मर में होने वाली जो है ऊर्जा जो है क्षय कैसे होता है, हानियां कैसे होता है, अब इसके बारे में जो है आपको बताना है। इसमें दो प्रश्न था, तो पहला प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करेगा। तो आप कहेंगे ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो अनियमित प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। और इसमें ऊर्जा क्षय कैसे होता है? जब देखिए प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली में जब धारा प्रवाहित होने से जो तांबे के तार होते हैं, तांबे के तारों में वैद्युत ऊर्जा को जब उसमें ऊर्जा के रूप में हानि होती है, तो पहला बात को यहाँ पे लिख लेंगे। पहला इसमें हानि क्या होगा? तो यहाँ लिखेंगे पहला हानि होगा कि जब प्राथमिक कुंडली, कौन सा कुंडली की बात करेंगे? प्राथमिक कुंडली की बात करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक जो है कुंडली, प्राथमिक कुंडली तथा द्वितीय कुंडली, प्राथमिक कुंडली तथा द्वितीय कुंडली, प्राथमिक कुंडली और कौन कुंडली है? द्वितीय कुंडली, प्राथमिक कुंडली द्वितीय कुंडली। एक एक लाइन जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्राथमिक कुंडली तथा द्वितीय कुंडली में जो है धारा प्रवाहित होती है, क्या होती है? धारा प्रवाहित होती है। धारा प्रवाहित, धारा जो है प्रवाहित होने से, धारा प्रवाहित होने से, धारा प्रवाहित होने से तारों के प्रवाहित होने से तांबे, जो तांबे का तार होते हैं, तो लिखेंगे तांबे, तांबे के तार, तांबे के तारों, तांबे के तारों, तारों में जो है वैद्युत ऊर्जा, तांबे के तारों में जो है वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा मतलब वैद्युत ऊर्जा करंट रहता है, और जब उस तारों की जो उष्मी ऊर्जा मतलब गर्म होने लगता है, तो वैद्युत ऊर्जा की उष्मी ऊर्जा में, किस ऊर्जा में? उष्मी, उष्मी मतलब क्या होता है? गर्म होने लगता है। उष्मी ऊर्जा के रूप में, उष्मी ऊर्जा, उष्मी ऊर्जा के रूप में, के रूप में जो है हानि होती है, हानि जो है होती हैं। पहला जो बात को समझेंगे, एक बार और समझेंगे, जहां दिक्कत है वहां पर आप सभी लोग जो है कमेंट कर सकते हैं। पहला बात क्या बताया गया कि प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली, जब ट्रांसफार्मर के अंदर दो कुंडलियां होती है, एक प्राथमिक कुंडली होता है, एक द्वितीय कुंडली होता है। और जब कुंडली, द्वितीय कुंडली में धारा प्रवाहित होने से जो तांबे होते हैं, तांबे का तार उसमें लपेटा जाता है, तो तांबे के तारों में कौन सा ऊर्जा पले जाता है? वैद्युत ऊर्जा जाता है। तो वैद्युत ऊर्जा जब उसके अंदर जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है? गर्म होता है। गर्म होकर के किसमें परिवर्तित? उष्मी ऊर्जा के रूप में क्या होता है? हानि होती है। तो वैद्युत ऊर्जा किसमें चला जाएगा? उसमें ऊर्जा के रूप में जो है हानि पहुंचाती हैं। तो पहला जो है आपको ऊर्जा क्षय के बारे में समझ गए होंगे। अब दूसरा ऊर्जा क्षय के बारे में समझेंगे कि दूसरा ऊर्जा क्षय क्या है। अब दूसरा ऊर्जा क्षय के बारे में लिखेंगे कि जब प्राथमिक कुंडली में, कौन सा कुंडली की बात कर रहे हैं? प्राथमिक कुंडली में। लिखेंगे यहाँ पर प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक जो है कुंडली, प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न, प्राथमिक कुंडली में जो है उत्पन्न, प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स। अब चुंबकीय फ्लक्स क्या है? आप लोग पढ़े होंगे चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होगा, यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स द्वितीय कुंडली में नहीं गुजरता है। लिखेंगे आपका प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स जो है द्वितीय कुंडली में, यहाँ लिखेंगे द्वितीय कुंडली में, द्वितीय कुंडली में, द्वितीय कुंडली में, कुंडली में नहीं गुजरता है, नहीं जो है गुजरता है, नहीं गुजरता, नहीं गुजरता, इसे नहीं गुजरता, इसे जो है फ्लक्स हानि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फ्लक्स जो है हानि कहते हैं, फ्लक्स जो है हानि कहते हैं, फ्लक्स हानि कहते हैं। ये दो बात जो है
ट्रांसफार्मर के अंदर होता है। पहला बात समझ लेंगे और दूसरा बात को भी समझ लेते हैं। जब प्राथमिक कुंडली द्वितीय कुंडली में जब धारा प्रवाहित होगा तो तांबे के तारों में कौन सा ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा के रूप में हानि पहुंचा देता है। और दूसरा जो ऊर्जा क्षय कैसे होता है, प्राथमिक कुंडली में जो उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स होता है वह द्वितीय कुंडली में नहीं पहुंच पाता है, जिससे फ्लक्स में क्या हो जाती है, हानि होता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, फ्लक्स हानि भी कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत में करता है और उसका ऊर्जा क्षयों का उल्लेख करना था, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला जो प्रश्न है, द्रव्यमान क्षति तथा बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा को जो है परिभाषा बताना है। तो पहले सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग नोट करेंगे द्रव्यमान क्षति। अब द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं, बहुत ही आसान उत्तर है, बस थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो द्रव्यमान क्षति का उत्तर जो है आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हेडिंग नोट हो गया होगा द्रव्यमान क्षति, और द्रव्यमान क्षति का परिभाषा क्या है, बहुत ही क्या है, आसान है। नाभिक में जो उपस्थित होता है, क्या क्या उपस्थित होता है नाभिक के भीतर, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन का जो द्रव्यमान का योग कर लीजिए और नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान का अंतर कर लेंगे, वह बन जाएगा द्रव्यमान क्षति। तो यहाँ पर परिभाषा यहाँ पर कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहला काम लिखेंगे कि नाभिक में उपस्थित, क्या लिखेंगे यहाँ पर, नाभिक में उपस्थित, नाभिक में उपस्थित, नाभिक में जो है उपस्थित, क्या करेगा नाभिक में उपस्थित, तो कहेंगे नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों, क्या लिखेंगे आपका, न्यूट्रॉनों, न्यूट्रॉनों एवं, न्यूट्रॉनों एवं प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों एवं क्या लिखेंगे, प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों के द्रव्यमान, प्रोटॉनों के जो है द्रव्यमान, द्रव्यमान, ठीक है ना। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या क्या करेंगे यहाँ पर, द्रव्यमान। और द्रव्यमान होने के बाद से लिखेंगे द्रव्यमानों के योग, द्रव्यमानों के योग, द्रव्यमानों के जो योग, योग एवं एवं जो है नाभिक के, एवं नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान, नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान, नाभिक के क्या लिखेंगे, वास्तविक जो है द्रव्यमान, वास्तविक द्रव्यमान के अंतर को, वास्तविक द्रव्यमान के अंतर को, के अंतर को क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति कहते हैं, द्रव्यमान क्षति कहते हैं, द्रव्यमान क्षति कहते हैं, क्षति कहते हैं। बस 2 बार पढ़ दीजिए, परिभाषा आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। कैसे लिखेंगे, नाभिक में जो उपस्थित है, नाभिक में उपस्थित क्या है, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन के द्रव्यमान का योग कर दीजिए, नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान का अंतर द्रव्यमान क्षति कहते हैं। अगर द्रव्यमान क्षति का सूत्र लिखना है तो यहाँ पे सूत्र कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर द्रव्यमान क्षति बराबर क्या होगा, लिखेंगे द्रव्यमान क्षति बराबर हो जाएगा, बराबर प्रोटॉन, क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रोटॉन प्लस, प्रोटॉन प्लस जो है न्यूट्रॉन, क्या लिखेंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कोष्टक बंद करके का द्रव्यमान, क्या लिखेंगे यहाँ पर, का द्रव्यमान, और उसमें से किसको घटा देंगे, माइनस, माइनस हो जाएगा वास्तविक द्रव्यमान, क्या लिखेंगे यहाँ पर, वास्तविक जो है द्रव्यमान, वास्तविक जो है, वास्तविक जो है द्रव्यमान को क्या करेंगे, घटा देंगे, और घटाने के बाद से जो मान निकलेगा वही क्या हो जाएगा, द्रव्यमान क्षति हो जाएगा। तो क्या बनेगा, द्रव्यमान क्षति का सूत्र आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान और वास्तविक द्रव्यमान के अंतर को ही क्या कहा जाता है, द्रव्यमान क्षति कहा जाता है। तो द्रव्यमान क्षति की परिभाषा जो है इस सूत्र में ही छिपा हुआ है, बस बनाना आपको सीखना है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, वास्तविक द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। अब अगला हेडिंग बनेगा बंधन ऊर्जा, क्या बनेगा यहाँ पर, बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं। तो बंधन ऊर्जा क्या है, बहुत ही आसान उत्तर है बंधन ऊर्जा का भी। और बंधन ऊर्जा का परिभाषा क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर नाभिक के बनने में जो ऊर्जा निर्मुक्त होता है, बाहर निकलता है जो ऊर्जा, उसी ऊर्जा को बंधन ऊर्जा कहा जाता है। तो बंधन ऊर्जा का परिभाषा का लिखना है तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर प्रोटॉन, क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रोटॉन और, प्रोटॉन और जो है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और क्या लिखेंगे, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर, से मिलकर, से जो है मिलकर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर नाभिक के बनने में, नाभिक के बनने में, नाभिक के बनने में जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है, नाभिक के बनने में जो
ऊर्जा जो है निर्मुक्त होती है, बाहर निकलती हैं, जो ऊर्जा क्या होती हैं, निर्मुक्त होती हैं, निर्मुक्त होती हैं, निर्मुक्त होती हैं उसे बंधन ऊर्जा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं। कितना आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे आपको बंधन ऊर्जा का परिभाषा याद हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर नाभिक के बनने में जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसे बंधन ऊर्जा कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, देखिए द्रव्यमान क्षति को डेलियम से दिखाते हैं और इसे लिखेंगे, इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे, बी से प्रदर्शित करते हैं, से लिखेंगे यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। और बंधन ऊर्जा का क्या सूत्र होता है, प्रदर्शित करते हैं, यहाँ नोट कर लेंगे। और बंधन ऊर्जा का सूत्र याद रखेंगे, जिस पर हम लोग सवाल न्यूमेरिकल लगाएंगे आप लोग, ठीक है ना। तो बंधन ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, यहाँ लिख लेंगे, बंधन ऊर्जा बराबर होता है, बंधन ऊर्जा बी बराबर होता है, बी बराबर डेलियम, क्या होता है, डेलियम गुणे 931 होता है। और इसका प्रयोग जो होता है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करेंगे। इसका ऊर्जा जो निकाला जाता है किस में निकलता है, MeV में निकलेगा, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो है ऊर्जा का मान निकला जाता है। तो यहाँ बंधन ऊर्जा का सूत्र होता है बी बराबर डेलियम, और डेलियम का नाम क्या है, द्रव्यमान क्षति है। द्रव्यमान क्षति का मान जब निकल जाएगा तभी जो है बंधन ऊर्जा का मान निकलता है। तो उम्मीद करते हैं ये द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा का परिभाषा आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस परिभाषा को 2 बार आप लोग पढ़ लें तो परिभाषा आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो अब सीखेंगे जो है अगला प्रश्न। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है 10 माइक्रोकुलाम, यहाँ पर प्लस जो है 10 माइक्रोकुलाम तथा माइनस 10 माइक्रोकुलाम के 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेमी की दूरी पर स्थित है। यह द्विध्रुव 1 गुणे 10 के पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। द्विध्रुव को 0 स्थिति से 180 अंश तक घुमाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की गणना कीजिए। और ये 2 नंबर का जो है न्यूमेरिकल दिया गया है। तो कैसे यहाँ पर इस न्यूमेरिकल को हल किया जाएगा, एक एक लाइन जो है आपको समझाया जाएगा। और जहाँ भी आपको दिक्कत होगा आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है 10 माइक्रोकुलाम और माइनस 10 माइक्रोकुलाम, यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश है और एक माइनस क्यू आवेश है, और उनके बीच की दूरी जो दिया गया है 2 सेमी दिया गया है। इसका मतलब यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव बन रहा है। कैसे पता चला कि वैद्युत द्विध्रुव है, क्योंकि जब भी प्लस आवेश और माइनस आवेश दोनों समान दिया रहता है तो वहां पर वैद्युत द्विध्रुव बनता है। तो यहाँ पर एक कोई आवेश को आपको लेना है, या एक धन आवेश को लीजिए या कोई ऋण आवेश को, लेकिन सदैव इसमें कौन सा आवेश को लिया जाता है, धन आवेश को ही लिया जाता है। तो Q बराबर कितना दिया गया है, 10 माइक्रोकुलाम है। माइक्रो को अगर हटा दें तो Q बराबर क्या बनेगा, 10 हो जाएगा। माइक्रो में 10 के पावर माइनस 6 घात होता है, और यहाँ C का मतलब होता है कुलाम। तो यहाँ 10 के पावर माइनस 6 कहाँ से आया, माइक्रो को जब हटाएंगे तो 10 के पावर माइनस 6 घात हो जाता है। और यहाँ पर देखिए टूयल का नाम क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी को टूयल से दिखाते हैं। और टूयल बराबर कितना सेमी दिया गया है, 2 सेमी दिया गया है। यहाँ लिखेंगे 2 सेमी है। अब सेमी को किस में बदल देंगे, मीटर में बदल देंगे। तो क्या बनेगा, यहाँ पर टूयल बराबर हो जाएगा 2 गुणे 10 के पावर माइनस 2 से गुणा कर देंगे, वह सेमी से किस में बदल जाएगा, मीटर में बदल जाएगा। तो यहाँ पे 2 मान को नोट किए हैं, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक आवेश 10 माइक्रोकुलाम, माइक्रो में 10 के पावर माइनस 6 घात हुआ। टूयल का नाम है दोनों आवेश, यहाँ 2 आवेश है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी को टूयल से दिखाते हैं। 2 सेमी था, उसको मीटर में बदल दिया है। अब यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव का जो क्षेत्र दिया है 1 गुणे 10 के पावर 5 है, इसको ई से प्रदर्शित करते हैं। और ई बराबर प्रश्न में कितना दिया गया है, 1 गुणे 10 के पावर जो है 5 जो है वोल्ट प्रति मीटर दिया गया है। वोल्ट प्रति मीटर जो है यहाँ पर दिया गया है, कितना दिया गया, 1 गुणे 10 के पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर है। यहाँ पर 2 कोण बना है, एक 0 अंश का कोण बना है, एक 180 अंश का कोण बना है। तो पहला θ1 कितना बना है, 0 अंश बना है, और θ2 जो बना है वहां पर 180 अंश का कोण बना हुआ है। 2 कोण बना है। तो इसको क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको P का मान निकालना पड़ेगा। P का नाम क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसको कहते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है Q गुणे जो होता है टूयल होता है। एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और इसमें किसकी गणना
करना है ऊर्जा का, U बराबर प्रश्नवाचक हो जाएगा, ऊर्जा की गणना करना है। ऊर्जा की गणना करने से पहले P का मान निकालना जरूरी रहता है, क्योंकि P का मान जब तक निकलेगा नहीं तब तक U का मान निकलेगा नहीं, इसलिए पहले P का मान निकालेंगे। तो P बराबर क्या बनेगा, Q का मान कितना है, तो Q का मान 10 गुणे 10 की पावर क्या है -6 दिया गया है, और गुणे 2L का मान कितना है, 2 गुणे क्या लिखेंगे आपका 2 गुणे 10 के पावर -2 दिया गया है। अब इसको जब हल कर लेंगे, यहाँ पर जब इसको हल करेंगे तो P का मान जो है निकल जाएगा, क्या आएगा, P बराबर आ जाएगा 10 में 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 गुणे जो है 10 की पावर क्या होगा -6 -2 मिलकर के -8 हो जाएगा, 10 के पावर -8 हो जाएगा। अगर इसमें से एक जीरो और भी कम कर दें तो P बराबर क्या बनेगा, 2 गुणे जो हो जाएगा 10 की पावर जो है -7 हो जाएगा, 2 गुणे 10 की पावर -7, और मात्रक इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ से मात्रक लिखेंगे कूलाम, और इसका मात्रक मीटर, तो क्या बनेगा यहाँ पर कूलाम मीटर हो जाएगा, क्या बनेगा कूलाम, और ये बन जाएगा मीटर, कूलाम मीटर हो गया। किसका मान निकाल लिए, P का मान निकाल लिए, कूलाम मीटर आ गया। अब इसमें जो है ऊर्जा U का सूत्र लिखेंगे। अब U का सूत्र क्या होता है, अब यहाँ सूत्र को समझेंगे। U बराबर सूत्र क्या है, ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर PE कोष्टक में जो होता है काश θ1 होता है, काश θ1 माइनस काश जो है θ2 होता है। यह किसका सूत्र है, ऊर्जा का। तो ऊर्जा का सूत्र आप लोग याद रखेंगे, U बराबर PE काश θ1 माइनस काश θ2। अब मान को भरेंगे, U बराबर P का मान कितना निकला है, तो 2 गुणे 10 के पावर -7 निकला। ये किसका मान है, P का। तो देखिए P का मान यहाँ जरूरत पड़ गया 2 गुणे 10 के पावर -7, और E का मान प्रश्न में दिया गया है। देख लेंगे एक बार E का मान क्या दिया गया है, तो यहाँ देखिए E का मान क्या आया है, 1 गुणे 10 के पावर 5 घात है, प्रश्न में दिया गया। θ1 0 दिया है, θ2 180 दिया है। अब इसमें मान को जब रखेंगे तो P का मान तो यहाँ नोट हो गया। अब E का मान क्या है, 1 गुणे 10 के पावर क्या था, 5 था। कोष्टक में लिखेंगे यहाँ पर काश हो जाएगा, θ1 का मान 0 हो जाएगा, माइनस काश θ2 का मान जो है 180 अंश हो जाएगा। अब ये θ1 हो गया, θ2। अब इसको हल करेंगे, तो हल करेंगे तो U बराबर क्या बनेगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, ये 2 हो गया, गुणे 10 के पावर 5 घात में से 7 घात घटा दीजिए, -2 घात हो जाएगा, और काश 0 का मान 1 हो जाएगा, और काश 180 अंश का मान -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। काश 180 अंश का मान अगर आपको याद नहीं है तो याद रखिएगा, काश 180 अंश का मान क्या होता है, -1 होता है। अब अगला लाइन क्या बनेगा, U बराबर हो जाएगा 2 गुणे 10 के पावर -2 हो गया, और यहाँ पर कोष्टक में 1 और +1 हो जाएगा, माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो U बराबर क्या बनेगा, 2 गुणे 10 के पावर -2 हो गया, और एक एक जोड़ेंगे तो यह बनेगा 2 हो जाएगा, 2 दूना क्या हो जाएगा 4। U बराबर क्या बना, 4 गुणे 10 के पावर -2 हो जाएगा, 4 गुणे 10 के पावर -2। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो ऊर्जा है, तो ऊर्जा का मात्रक क्या होगा, जूल हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें ऊर्जा की गणना करना था और ऊर्जा का मान जो है निकल गया। एक एक लाइन जो है आपको समझाया गया है, जहां भी आपको दिक्कत होगा आप सभी लोग जो है कमेंट एक बार जो है कीजिएगा। तो आज का यह जो है वीडियो आपको कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर जो है देखेंगे, इसमें प्रश्न नंबर 3 का जो है सभी प्रश्नों को जो है हल कर दिया गया। इसमें प्रश्न नंबर 3 में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। अब सीखेंगे जो है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में कौन कौन से जो है प्रश्न पूछे गए हैं, एक एक प्रश्न को जो है समझाया जाएगा। पहला जो इसमें क्वेश्चन देखेंगे 4 का क में क्या क्वेश्चन दिया है, वैद्युतचुम्बकीय तरंगे क्या होती हैं। वैद्युतचुम्बकीय तरंगे क्या होती हैं, इनका संचरण आरेख बनाइए। संचरण आरेख में वैद्युत क्षेत्र का आयाम और चुंबकीय क्षेत्र का आयाम दिखाइए। कितने नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का यह क्वेश्चन है। 3 नंबर में यह प्रश्न को पूछा गया है। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होते हैं, इनका संचरण आरेख को बनाना है। तो एक एक लाइन को जो है समझेंगे आप। अब यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे, वैद्युत चुम्बकीय तरंगे। वैद्युत चुम्बकीय तरंगे किसे कहते हैं, तो उत्तर क्या हो जाएगा, वे तरंगे जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसे वैद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। देखिए, वे तरंगे जिनको चलने के लिए, संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ेगा उसी को कहा जाता है वैद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। वैद्युत चुम्बकीय तरंगे का में जो है एग्जाम्पल कौन कौन तरंगे होते हैं, तो वैद्युत चुम्बकीय तरंगे जो होते हैं वो गामा किरण होते हैं, एक्स किरणें होते हैं, पाराबैंगनी किरण होते हैं, अवरक्त किरणें होते हैं, सूक्ष्म माइक्रो तरंगे होते हैं, रेडियो तरंगे होते हैं। ये सब किसमें आते हैं, वैद्युत चुम्बकीय तरंगे होते हैं। और वे तरंगे जो होते हैं जिनको चलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ता है उसी को वैद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। अब यहाँ पर जो है इनके चलने की जो दिशा को खींचना है, आरेख खींचना है, तो कैसे आरेख खींचा जाएगा, तो देखिए यहाँ पर 3
तीन अक्ष को माना जाता है। एक अक्ष को जो है एक्स अक्ष मानते हैं, दूसरा वाला को वाई अक्ष मानते हैं और तीसरा वाला को जेड अक्ष मानते हैं। इसमें तीन अक्ष होते हैं। एक्स अक्ष क्या बताता है? तरंग के चलने की दिशा, संचरण की दिशा होता है, ठीक ना। चलने की दिशा को किस अक्ष पर दिखाया जाता है? एक्स अक्ष पर। वाई अक्ष जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र होता है, जो ऊपर रहेगा यह वैद्युत क्षेत्र है। ऊपर वाला क्षेत्र को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और नीचे वाला जो जेड अक्ष होता है वो चुंबकीय क्षेत्र होता है। जब चलते हैं तो एक दूसरे के जो है लंबवत चलते हैं। कैसे होते हैं? लंबवत इसमें जो है कंपन करते रहते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका आरेख खींचना है तो आपको यहाँ पर तीन अक्ष को मान लीजिएगा। पहला एक्स अक्ष मानिएगा, दूसरा को वाई अक्ष मानिएगा, तीसरा को जेड अक्ष। और एक्स अक्ष पर तरंग के चलने की दिशा दर्शाइएगा, वाई अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शाइएगा और जेड अक्ष पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करिएगा। और इसके चलने की जो दिशा होता है वह एक दूसरे के क्या होता है? लंबवत होता है। तो उम्मीद करते हैं यह तीन प्रश्न इसमें जो थे समझ में आ गया होगा कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होते हैं और उनके आरेख कैसा होता है और चुंबकीय क्षेत्र कौन है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र का अवयव हो गया, यह वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा और यह तरंग के चलने की दिशा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में। अब अगला प्रश्न दिया गया है, तार का प्रतिरोध R है। यदि इस तार को खींचकर इसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई की n गुनी कर दी जाए तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? अब यहाँ पर बताया गया प्रश्न में कि एक तार है और उस तार का प्रतिरोध क्या है? R है। इसी तार को क्या करना है? खींचकर उसके लंबाई की जो प्रारंभिक लंबाई है उसका कितना गुना करेंगे? n गुना। जैसे एक तार है और उसको खींचेंगे, खींच करके n गुना जो है बड़ा कर दिया जाए तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? इसमें सूत्र का जो है निगमन करके बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम करेंगे कि यहाँ पर एक तार को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि एक तार है और उस तार की जो लंबाई है, मान लेते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक तार है और उसकी जो तार की जो लंबाई है वो यल है। लंबाई कितनी है? यल है। और उसका क्षेत्रफल क्या है? मान लेते हैं यहाँ से लेकर के यह तार है और उस तार की जो लंबाई मान लेते हैं, लंबाई क्या है? तो उसको कहेंगे लंबाई जो है यहाँ से लेकर के तार है और उसकी तार की लंबाई क्या मान लेते हैं? यल है। ये लंबाई यल हो जाएगा। और क्षेत्रफल क्या है? तो कहेंगे क्षेत्रफल ए हो जाएगा। और इसका प्रतिरोध क्या होगा? तो प्रतिरोध कहेंगे यहाँ पर आर है। प्रश्न में कहा गया है कि शुरुआत में जो हमारे पास तार रहेगा उसकी लंबाई आप यल मानेंगे तो प्रतिरोध कितना रहेगा? आर रहेगा। और यहाँ से लेकर के जो तार है और इस तार को पकड़ करके जब खींचा जाएगा तो कितना गुना जो है बड़ा करना है? यन गुना, प्रारंभिक लंबाई का यन गुना करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको माना लिखना पड़ेगा और माना में जो है लिखना पड़ेगा कि माना एक तार है और उस तार की लंबाई क्या है? यल है। तो सबसे पहले यहाँ माना लिख लेंगे कि माना, क्या लिखेंगे यहाँ पर? माना लिखेंगे। माना तार की जो लंबाई है, माना तार की लंबाई। अब लंबाई कितना माना गया है तो देखेंगे यहाँ पर चित्र में क्या माने हैं। तो तार की लंबाई जो है यल है। लंबाई क्या है? यल है। और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? तो कहेंगे यहाँ पर अनुप्रस्थ जो काट का क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल लिख सकते हैं। अनुप्रस्थ जो है इसका क्षेत्रफल क्या है? तो इसका क्षेत्रफल जो है ए है। इसका क्षेत्रफल क्या है? यहाँ पर ए है। और प्रतिरोध क्या है? तो कहेंगे प्रतिरोध जो है आर है। प्रतिरोध क्या है? आर है। प्रतिरोध यहाँ पर इसको आर मानेंगे। तो प्रारंभिक लंबाई को यल माना गया है और अनुप्रस्थ जो है क्षेत्रफल को ए माना गया है। प्रतिरोध क्या है? आर है। अब यहाँ पर तार की लंबाई को यहाँ पे लिखेंगे तार। अब तार को बढ़ाने हैं तो लिखें तार की लंबाई में, तार की जो लंबाई है उसको बढ़ा दीजिए। तो तार की लंबाई में, और लंबाई को कितना गुना बढ़ाना है? तो तार की लंबाई को कितना गुना? तो कहेंगे यहाँ पर यन गुना। कितना गुना? यन गुना जो है, यन गुना खींचा जाए, यन गुना जो है खींचा जाए, खींचा जाए, खींचा जाए। अब यहाँ पे n गुना खींचा जाए तब लंबाई कितना हो जाएगा? तो लिखेंगे तब लंबाई। अब बताइए लंबाई अब बढ़ेगा कि घटेगा? तो यहाँ लंबाई जो है बढ़ना है, क्योंकि जब तार को खींचेंगे तो तार क्या होगा? लंबा होगा। और उसको लंबाई को यल डैश मानेंगे। और यल डैश कितने के बराबर है? बताया गया कि तार की लंबाई को कितना गुना? यन गुना। प्रारंभिक लंबाई का यन गुना, मतलब यन यल, मतलब यन यल कहाँ से आया? यल जो है प्रारंभिक लंबाई का यन गुना जो है यहाँ पर तार को खींच करके बड़ा किया गया है। यहाँ पर यल डैश बराबर क्या होगा? यन यल होगा। प्रारंभिक लंबाई का यन गुना जो है यहाँ पर बड़ा हो गया। और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो लिखेंगे यहाँ पर अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होगा, अनुप्रस्थ जो है क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? प्रारंभिक क्षेत्रफल को ए से दिखाएंगे और जब तार बढ़ जाएगा तो उसका क्षेत्रफल को किसे दिखाएंगे? ए डैश से। और प्रतिरोध किसे दिखाएंगे? तथा लिखेंगे। तथा प्रतिरोध क्या है? तो कहेंगे यहाँ पर प्रतिरोध जो होगा जब तार खींचेंगे तो तार बड़ा होगा और जब तार बड़ा होगा तो प्रतिरोध भी उसका आर डैश हो जाएगा।
प्रारंभिक क्या था आर, और बढ़ने के बाद क्या हो जाएगा प्रतिरोध आर डैश। और इसमें आयतन क्या रहेगा, अब तार को बड़ा करिए छोटा करिए, तार को बड़ा कर लीजिए छोटा कर लीजिए, लेकिन आयतन बढ़ेगा नहीं, आयतन बराबर रहता है, ठीक ना, कि जितना तार रहेगा उसका आयतन बराबर रहेगा। तो लिखेंगे इसमें आयतन क्या होगा, समान होता है। इसमें आयतन जो रहेगा, याद रखेंगे, इसमें आयतन तार का जो खींचने पर आयतन क्या रहता है, समान होता है, या आयतन नहीं बढ़ता, आयतन समान होता है। तो तार कितना हूँ बड़ा ले लीजिए, अगर उसको खींचते हैं तो उसके आयतन में कभी परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे ये बातों को आपको जानकारी रखना पड़ेगा, इसमें आयतन क्या होता है, समान होते हैं। तो सबसे पहले क्या है, एक तार हो गया, तार की लंबाई क्या है, यल है, क्षेत्रफल क्या है, ए है, और इसको तार को खींचा गया कितना गुना, यन गुना, खींचने पर उसका लंबाई कितना हो गया, यल डैश बराबर यन यल हो गया, और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए डैश हो गया, प्रतिरोध आर डैश हो गया, और आयतन क्या होता है, इसमें आयतन क्या होता है, समान होता है। इतना बातों को पहले अपने कॉपी में नोट करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। तो ये इतना बातों को जो है यदि आप नोट कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे, तब आगे क्या लिखना है, तार खींचने से पहले का आयतन, क्या लिखेंगे आप, तार खींचने से पहले का आयतन लिखेंगे आपका, तार खींचने से पहले का आयतन, तार खींचने से पहले का आयतन, पहले का आयतन, पहले का जो है आयतन, तार खींचने से पहले का आयतन, और बराबर किसका हो जाएगा, आयतन तो बराबर होता है, तार खींचने के बाद लिखेंगे, तार खींचने के बाद जो है, तार खींचने के बाद, तार खींचने के बाद का आयतन, तार खींचने के बाद आयतन, दोनों मान आपस में क्या रहेगा, बराबर होगा। क्यों बराबर रहेगा, क्योंकि आयतन जो है तार की लंबाई को बढ़ाएंगे तो आयतन कभी नहीं बदलता है। तो तार खींचने से पहले का आयतन, तार खींचने के बाद का आयतन। अच्छा, आयतन का सूत्र क्या होता है, तो आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे क्षेत्रफल होता है, और यहाँ पर बराबर करेंगे, इधर तार खींचने के बाद लंबाई बढ़ गया तो इसको यल डैश कहेंगे, और क्षेत्रफल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। ये किसका सूत्र है, आयतन का, लंबाई गुणे क्षेत्रफल आयतन होता है, लंबाई गुणे क्षेत्रफल। ये तार खींचने के बाद लंबाई यल डैश हो जाएगा और क्षेत्रफल ए डैश हो जाएगा, तार खींचने से पहले लंबाई यल हो जाएगा, क्षेत्रफल ए हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये ए डैश नीचे आ जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पर, ए बटा, यहाँ जाए ए डैश बराबर हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे यल डैश बटा, नीचे यहाँ पर यल आ जाएगा। तो ये लाइन आप लोग को समझ में आ गया। और यल डैश किसके बराबर है, तो यल डैश यन यल के बराबर है, इसके बराबर कर लीजिए। अब देखिए यल डैश के सामने क्या लिखेंगे, तो यल डैश के सामने यन यल बटा, और यह हो जाएगा यल हो जाएगा। अब यल से यल को क्या करेंगे, यहाँ से यल को काट देंगे, तो ये किसके बराबर होगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यन के बराबर हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर क्या मानेंगे, 1 मान लेंगे। अब इस लाइन को एक बार और अच्छे से समझेंगे। तार खींचने से पहले का आयतन का सूत्र क्या है, लंबाई गुणे क्षेत्रफल, लंबाई गुणे क्षेत्रफल। इसमें ए डैश को नीचे भेज देंगे, तो यल डैश बटा यल बराबर हो जाएगा यन यल। अब यहाँ का जो ए डैश है वो इसको नीचे भेज देंगे, ए और ए डैश हो गया, और यल इधर चला जाएगा, क्योंकि गुणा है तो भाग बनता है, तो भाग हो गया, यल डैश बटा यल हो जाएगा। अब यल डैश किसके बराबर है, तो यहाँ बताया गया है कि जो लंबाई है वो यन गुना बढ़ा दिया गया है, तो इसलिए यल डैश के जगह पर यन यल रखे हैं, यल से यल कट गया, बचा यन, समीकरण नंबर 1। तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब अगला लिखेंगे, तार खींचने से पहले, क्या लिखेंगे यहाँ पर, तार खींचने से पहले, अब यहाँ लिखाएगा तार खींचने से पहले, तार खींचने से पहले, तार खींचने से पहले विशिष्ट प्रतिरोध, तार खींचने से पहले, तो तार खींचने से पहले जो है क्या हो जाएगा यहाँ पर, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध भी नहीं बदलता है, तार खींचने से पहले विशिष्ट प्रतिरोध, और तार खींचने के बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर, तार खींचने के बाद, तार खींचने के बाद जो है विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। और विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे तो याद होगा। विशिष्ट प्रतिरोध को रो से दिखाते हैं, और रो बराबर होता है आर ए, क्या होता है, आर ए बटा यल, यह विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र हो गया। तार खींचने से पहले का, और ये तार खींचने के बाद आर डैश, ए डैश, और यह यल डैश हो जाएगा, तार खींचने के बाद हो गया। दोनों का विशिष्ट प्रतिरोध बराबर रहता है, जैसे यहाँ आयतन बराबर है तो विशिष्ट प्रतिरोध भी आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तार खींचने से पहले विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र हो गया, तार खींचने के बाद जो है विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा। अब अगला लाइन जो बनेगा यहाँ पे ध्यान देंगे, अब एक एक लाइन को समझना है। अब एक एक लाइन यहाँ से समझ में आ जाएगा आपको। अब यहाँ से इसमें इसका गुणा कर लीजिए और इसका गुणा इसमें कर लीजिए, गुणा हो जाएगा। जब गुणा होगा तो यल का गुणा जब इसमें करेंगे तो क्या बनेगा, आर का डैश, ए का डैश, यल हो जाएगा,
बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर आर ए और हो जाएगा यहाँ पर यल डैश। अब यहाँ आर डैश को रोक लीजिए, आर डैश रुक जाएगा, शेष पूरा नीचे जाएगा तो क्या बनेगा आर ए यल डैश बटा नीचे आ जाएगा यहाँ पर ए डैश इंटू यल हो जाएगा। अब अगला लाइन क्या बनेगा, अगला लाइन जो बनेगा यहाँ पर आर का डैश बराबर यहाँ लिखेंगे आर और इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर ए बटा ए डैश एक पास रहेगा और यहाँ पर जो रहेगा यल डैश बटा यल एक पास रहेगा। अब यहाँ समीकरण 1 में देखेंगे तो क्या बनेगा तो आर डैश बराबर हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे आर। अब ए बटा ए डैश और यल बटा यल यहाँ पे देखेंगे समीकरण नंबर 1 में ध्यान से देखेंगे तो समीकरण 1 में क्या देख रहे हैं, समीकरण 1 में देख रहे हैं ए बटा ए डैश किसके बराबर है यल डैश बटा यल और ये किसके बराबर है यन के बराबर है। मतलब ए बटा ए डैश के जगह पर भी यन रखेंगे और यल डैश बटा यल के जगह पर भी यन रखेंगे क्योंकि यह मान इसके बराबर और यह मान इसके बराबर। तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे इसके जगह पर यन हो जाएगा इंटू इसके जगह पर भी क्या रखेंगे यन हो जाएगा। अब यन में यन का गुणा कर लेंगे तो क्या बनेगा आर का डैश बराबर यन में यन का गुणा होगा तो क्या बनेगा यन का स्क्वायर हो जाएगा, यन का स्क्वायर हो गया और बगल में क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तार जो है खींचने पर यन गुना जब तार को खींचा जाता है तो नया प्रतिरोध क्या बनेगा तो आर डैश बराबर क्या होता है यन स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। अच्छा ये यन कहाँ से आया और यह यन कहाँ से आया आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि समीकरण 1 में एक बार और देख लीजिए, समीकरण 1 में जो है ए बटा ए डैश किसके बराबर है यन के और यल बटा यल भी जो है समीकरण 1 जो है यहाँ पर यन के बराबर है तो इसके जगह पे क्या रखे हैं यन इंटू यन और यन में यन का गुणा होगा तो यन का स्क्वायर हो जाएगा। तो यही जो है इसका नया प्रतिरोध का जो है सूत्र बनेगा। तो उम्मीद करते हैं ये सूत्र का निगमन जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब सीखेंगे जो है अगला प्रश्न क्या है, अब अगला प्रश्न के बारे में समझेंगे। अब अगला जो प्रश्न है नाभिकीय विखंडन तथा एवं नाभिकीय संलयन का उदाहरण सहित समझाइए। अब नाभिकीय विखंडन क्या होते हैं, नाभिकीय संलयन क्या होते हैं, उदाहरण सहित जो है समझाना है और 3 नंबर का यह। तो अब यहाँ पर हेडिंग नोट करेंगे नाभिकीय विखंडन। विखंडन माने होता है टूटना, खंडित होना। जब भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो भारी नाभिक टूटकर छोटे छोटे नाभिकों में विखंडित हो जाते हैं। इस घटना को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है, कैसे लिखेंगे, जब भारी नाभिक पर किसकी बमबारी करेंगे, न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो भारी नाभिक जो है टूट करके छोटे छोटे नाभिकों में विखंडित हो जाते हैं। इस घटना को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अब यहाँ पर भारी नाभिक क्या है, यूरेनियम पर है। यूरेनियम पर जब न्यूट्रॉन का बमबारी होता है तो यह यूरेनियम विखंडित होकर के 2 भागों में विखंडित हो जाएगा। यहाँ पर एक तत्व जो है बेरियम हो जाएगा और एक तत्व जो है क्रिप्टॉन बन जाएगा और उसके साथ जो है न्यूट्रॉन जो है 3 न्यूट्रॉन बनेगा और उसके साथ अपार ऊर्जा भी प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं तो बेरिलियम क्या कहेंगे, यहाँ पर जो है बेरियम क्या कहेंगे, बेरियम और ये क्रिप्टॉन बनेगा, उसके साथ न्यूट्रॉन निकलेगा और अपार ऊर्जा निकलेगा। बेरियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 56 होता है और उसका परमाणु भार 144 होता है। क्रिप्टॉन का 36 होता है और इसका परमाणु भार जो है 89 होता है। अब यहाँ 56, 36 और 3 का 3 को जोड़ेंगे तो 92 बनेगा और 200 ये 35 है, एक जोड़ेंगे तो 144, 89 और 3 का 3 इसको जोड़ेंगे तो 236 हो जाएगा। दोनों पक्ष आपस में क्या है, बराबर हैं। अब अगला देखेंगे नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन क्या है, संलयन माने होता है जुड़ना। जब 2 हल्के नाभिक संयुक्त होकर के भारी नाभिक बनाते हैं, इस घटना को नाभिकीय संलयन कहते हैं। अब यहाँ पर 1H2 और 1H3 दोनों जब मिल गया तो यहाँ भारी नाभिक जो है हीलियम बना है, 2Hi4 हो गया, 0N1 इसके साथ न्यूट्रॉन भी मिला और अपार ऊर्जा भी मिला। 1 और 1 जोड़ेंगे 2 होगा, 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2 होगा, 3 2 5 है, 4 और 1 मिलकर के 5 है। दोनों पक्ष आपस में क्या है, बराबर है। तो नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नाभिकीय विखंडन की परिभाषा क्या है और नाभिकीय संलयन की परिभाषा क्या है। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है
एक कांच एन जी बराबर 3/2 के समतल उत्तल लेंस की वाई में फोकस दूरी 10 सेमी है। इसे कार्बन डाई सल्फाइड एन सी बराबर 5/3 में निमज्जित करने पर उसकी फोकस दूरी तथा उसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है, दो जो है अपवर्तनांक का मान दिया गया है। पहला अपवर्तनांक का मान एन जी कांच के लिए, मतलब हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दिया गया है, 3/2 दिया गया है। और कौन सा लेंस है यहाँ पर है, समतल उत्तल लेंस की वाई में, देखिए वाई मतलब हवा में फोकस दूरी कितने दिया गया है, 10 सेमी है। और किसमें फोकस दूरी पूछा जा रहा है, इसे कार्बन डाइऑक्साइड सल्फाइड में निमज्जित मतलब होता है डुबोने पर फोकस दूरी की जो है गणना करना है और उसकी प्रकृति जो है ज्ञात करना है। तो कैसे हल करेंगे, एक एक लाइन जो है आपको समझाया जाएगा। तो आप सभी लोग जो है एक एक लाइन जो है प्रश्न को समझिएगा। यहाँ पे जो मान, पहला जो मान दिया गया है, यहाँ पे मान दिया गया है यहाँ पर एन जी। तो एन जी का मतलब इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, एन जी का मतलब ए एन जी पढ़ा जाता है, हवा के सापेक्ष जो है कांच का अपवर्तनांक। यहाँ एन जी का मान कितना दिया गया है, तो एन जी का मान प्रश्न में 3/2 दिया गया है। और इसका फोकस दूरी कितना दिया गया है, तो इसका फोकस दूरी जो दिया गया है यफ, यहाँ पे दिया गया है यफ बराबर 10 सेमी दिया गया है। दो मान जो है शुरू में मान दिया गया है, किसके लिए दिया गया है, हवा और कांच के लिए जो है यहाँ पर मान दिया गया है। यहाँ अपवर्तनांक 3/2 है, फोकस दूरी 10 सेमी है। अब इसे कार्बन डाई जो है सल्फाइड में निमज्जित करने पर, तो सबसे पहले यहाँ तक की जो है वक्रता त्रिज्या की गणना पहले कर लेंगे कि वक्रता त्रिज्या इसमें क्या होगा। और यहाँ पे क्या बात बताया गया है, समतल, क्या बताया गया यहाँ पर, समतल जो है, समतल उत्तल लेंस इसमें कहा गया है। तो समतल उत्तल लेंस के लिए नियम पहले समझ लेंगे कि समतल उत्तल लेंस के लिए जो है नियम क्या बना है। तो समतल उत्तल लेंस के लिए अगर नियम की बात करेंगे, तो समतल उत्तल लेंस के लिए R1 का मान क्या रहेगा और R2 का मान क्या रहेगा। तो R1 का मान जो रहेगा R1 ही रहेगा, और R2 का मान जो है समतल उत्तल लेंस में इनफाइनाइट होता है, क्या होता है, अनंत होता है। और यहाँ पर लेंस मेकर का सूत्र क्या होता है, तो 1/f बराबर सूत्र हो जाएगा यहाँ पर एन जी, क्या बनेगा यहाँ पर, एन जी -1 कोष्टक में 1/R1 - 1/R2 होता है। यह लेंस मेकर का सूत्र है। अब इसी सूत्र के सहायता से जब हल करेंगे तो मान क्या रखेंगे यहाँ पर, 1/f का मान क्या है, 10 है, बराबर हो गया एन जी का मान क्या है, 3/2 है, -1 हो जाएगा, कोष्टक में 1/R1 है तो R1 ही रहेगा, -1/R2 है तो इनफाइनाइट रहेगा, क्योंकि R2 का मान इसमें क्या रहता है, इनफाइनाइट रहता है। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर, 1/10 बराबर हो जाएगा, 2 में गुणा करेंगे तो 3 - 2/2 हो जाएगा, कोष्टक में क्या बनेगा यहाँ पर, 1/R1 हो जाएगा। अब इसको इनफाइनाइट वाला मान को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। आगे क्या बनेगा, 1/10 बराबर हो जाएगा, 3 में से 2 घटा दीजिए, तो 3 में से 2 घटेगा तो 1/2 हो जाएगा, और यहाँ बगल में क्या बनेगा, R1 होगा, 2R1 हो गया। अब इसमें गुणा करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर, 2R1 बराबर हो जाएगा 10, तो R1 बराबर क्या बनेगा, 10/2, 2 से 10 को काट देंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, 5 हो जाएगा। R1 का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, 5 जो है सेमी आ जाएगा, 5 सेमी जो है पहला वक्रता त्रिज्या का मान निकल गया। तो R1 का मान जो 5 आया, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न में क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया इसे कार्बन डाई सल्फाइड का अपवर्तनांक दिया गया है और उसको निमज्जित मतलब होगा कि डुबोया जाएगा, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा। लिखेंगे यहाँ पर लेंस को किसमें डुबोना है, तो लिखेंगे यहाँ पर लेंस को किसमें डुबोने जा रहे हैं, तो लेंस को कार्बन, क्या लिखेंगे यहाँ पर, कार्बन डाई सल्फाइड, कार्बन डाई जो है सल्फाइड, कार्बन डाई सल्फाइड में डुबोने पर, कार्बन डाई सल्फाइड में डुबो रहे हैं तो इसका अपवर्तनांक क्या है, एनसी है। एनसी बराबर क्या दिया गया प्रश्न में, 5/3 जो दिया गया, इसका अपवर्तनांक दिया 5/3 में क्या किया गया है, डुबोया गया है। लिखेंगे यहाँ पर डुबोया, निमज्जित माने होता है डुबोया, लिखेंगे आपका डुबोया जाता है, डुबोया जाता है, तो सापेक्ष जो है यहाँ पर अपवर्तनांक क्या होगा, डुबोया जाता है तो सापेक्ष जो है अपवर्तनांक क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर अब दो चीज हो गया, यहाँ पर जो है लेंस में जो है कार्बन डाइसल्फाइड में जब डुबोया जाएगा तो सापेक्ष जो है अपवर्तनांक क्या होगा, तो यहाँ अपवर्तनांक का पहले मान निकालेंगे कि अपवर्तनांक क्या होगा। तो लिखेंगे अपवर्तनांक, उसको एन डैश मान लेंगे, क्या मानेंगे, एन डैश बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और यहाँ पर एन सी कार्बन डाइसल्फाइड हो जाएगा। दोनों के अपवर्तनांक के सहायता से सापेक्ष जो है अपवर्तनांक निकालेंगे
एन डैश बराबर एन जी का मान प्रश्न में क्या दिया गया है 3/2 दिया गया है, प्रश्न में 3/2 है। और एन सी का मान क्या दिया गया है 5/3 दिया गया है। क्या कितना दिया गया है 5/3 दिया गया है। अब 3 जो है सबसे ऊपर चला जाएगा, ये बीच में आ जाएगा, तो क्या बनेगा 3 त्रिकी 9 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो एन डैश का मान कितना आ गया यहाँ पर, एन डैश का मान 9/10। ये कब प्रयोग करेंगे, जब लेंस को किसमें डुबोया गया है, कार्बन डाइसल्फाइड में जब डुबोया जाता है तो उसका सापेक्ष अपवर्तनांक कितना आ जाएगा 9/10 आ जाएगा। पुनः जो है लेंस मेकर का सूत्र लागू करेंगे और उसके बाद से क्वेश्चन को हल करेंगे। अब यहाँ पर सूत्र क्या बनेगा 1/f बराबर सूत्र बनेगा, अब यहाँ बनेगा एन डैश -1 हो जाएगा, 1/r1 माइनस 1/r2 हो जाएगा। पुनः जो है अब यहाँ पर फोकस दूरी निकालेंगे। अब किसके लिए फोकस दूरी निकालेंगे, यहाँ पर एफ डैश निकाला जाएगा, क्योंकि एफ डैश किसके लिए निकालना है एफ डैश, तो यह जो हो जाएगा डुबोने के बाद फोकस दूरी की गणना करना है। तो अब अगला लाइन बनेगा 1/f डैश हो जाएगा बराबर एन डैश का मान कितना आया है, तो एन डैश का मान अभी हल किए हैं तो देख सकते हैं एन डैश का मान कितना लाया गया है, तो एन डैश का मान 9/10 आया है। अब 9/10 जो है इसमें मान जो है रख लेंगे, एन डैश का मान 9/10 जो है यहाँ पर रखा जाएगा। तो क्या बनेगा 9/10 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 1/r1 का मान 5 आया है, बटा 1/इन्फिनाइट हो जाएगा। अब इन्फिनाइट को क्या करेंगे छोड़ देंगे, 1/f डैश बराबर हो जाएगा 10 में गुणा करेंगे, 9 - 10 बटा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, कोष्टक में यहाँ पर 1/5 हो जाएगा। इन्फिनाइट को क्या करेंगे छोड़ दिया जाएगा। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर 1/f डैश बराबर 9 में से 10 जाएगा तो -1/10 हो जाएगा और गुणे 1 जो है 5 हो जाएगा। अगला लाइन बनेगा 1/f डैश बराबर -1/10 में 5 का गुणा करेंगे 50 हो जाएगा। अब यहाँ पर f डैश का मान कितना आ जाएगा, तो यहाँ f डैश का मान जो है -50 सेमी आ जाएगा। अब -50 सेमी हो जाएगा, क्यों होगा कि उसमें गुणा करेंगे तो एफ डैश का मान कितना आ जाएगा -50 सेमी आ जाएगा। अब -50 जो सेमी आया है, अब इसकी प्रकृति क्या होगा, कौन सा लेंस यहाँ बनना चाहिए, तो यहाँ पे देख रहे हैं फोकस दूरी जो है ऋणात्मक आ गया है, लिखेंगे यहाँ पर फोकस दूरी, यहाँ पर क्या है लिखेंगे फोकस जो दूरी है यहाँ पर ऋणात्मक है, फोकस जो दूरी जो है क्या है यहाँ पर फोकस दूरी ऋणात्मक है। और जब फोकस दूरी जब ऋणात्मक आ गया तो कौन सा लेंस होता है, फोकस दूरी ऋणात्मक है, अतः लेंस की जो प्रकृति होगा, अतः लिखेंगे अतः लेंस की जो प्रकृति है, अतः लेंस की प्रकृति क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे लेंस की प्रकृति जो है, लेंस की प्रकृति अवतल लेंस हो जाएगा। कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो इसलिए अवतल लेंस होगा, यहाँ पर अवतल लेंस हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक फोकस दूरी दिया हुआ था और दूसरा फोकस दूरी निकालना था, लेकिन कब निकालना है, जब उसके अंदर डुबोया जाएगा, किसके अंदर, कार्बन डाइसल्फाइड को जो है में अंदर डुबोने पर इसकी फोकस दूरी की जो है गणना करना था। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सीखेंगे जो है अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल का सूत्र का निगमित कीजिए। कितने नंबर का है यह, 3 नंबर का क्वेश्चन है। दो समांतर जो है धारावाही चालक लेंगे और उनके बीच लगने वाला जो है बल का सूत्र का जो है निगमन करना है। तो कैसे निगमन करेंगे, एक एक आप लोग को पहले समझना है कि दो समांतर तार रहेगा, पहले तार में I1 एम्पियर, दूसरे तार में I2 एम्पियर की धारा प्रवाह है, दोनों तारों के बीच जो बल लगा है F है और दोनों तारों के बीच की दूरी क्या है R है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम जो है आपको माना लिखना पड़ेगा कि माना क्या क्या देख रहे हैं। तो यहाँ पर माना हम देख रहे हैं दो तार समांतर तार है, तो लिखेंगे यहाँ पर माना, क्या लिखेंगे यहाँ पर माना दो समांतर तार है, क्या लिखेंगे माना दो तार का नाम क्या है, तो कहेंगे दो तार PQ है, PQ तथा और कौन तार है RS है, दो तार PQ तथा RS एक दूसरे से, क्या लिखेंगे एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, तो कहेंगे एक दूसरे से R दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, R दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर, R दूरी पर है, R दूरी पर है। कितने दूरी पर दोनों तार है, R दूरी पर तार है। लिखेंगे तब पहले तार पर, अब क्या लिखेंगे पहले तार पर कितना धारा है, कहेंगे पहले तार में कितने धारा प्रवाहित हो रहा है, I1 एम्पियर। कहेंगे पहले तार में I1 एम्पियर, क्या लिखेंगे I1 एम्पियर, और दूसरे तार में क्या है I2 एम्पियर। तो लिखेंगे यहाँ पर पहले तार में I1 एम्पियर तथा
दूसरे तार में, यहाँ लिखेंगे अब दूसरे तार में I2 एम्पियर प्रवाह हो रहा है। कितना? दूसरे तार में I2 एम्पियर जो है धारा प्रवाह हो रहा है। I1 है और एक कौन सी है? I2 है। तो पहले तार में I1 एम्पियर और दूसरे तार में I2 एम्पियर जो है धारा प्रवाह हो रहा है, या धारा लिख सकते हैं यहाँ पर, धारा बह रहा है। धारा क्या हो रहा है? बह रहा है। तो एक बार और समझ लेते हैं, यहाँ कितने तार हैं? 2 तार हैं। तार का नाम क्या है? PQ है और RS है, एक दूसरे से R दूरी पर है। पहले तार में I1 एम्पियर है और दूसरे तार में I2 एम्पियर धारा बह रहा है। और उनके बीच क्या लिखेंगे? और उनके बीच लिखेंगे तथा उनके बीच कितना बल लगा है? तो कहेंगे उनके बीच F बल लगा। उनके बीच कितना बल है? कहेंगे उनके बीच लगने वाला बल। अब लगने वाला बल क्या है? तो कहेंगे बल F है। लगने वाला बल क्या है? F है। तो अब इतना जो है माना जो है, इसमें आकृति को देख करके यह माना लिखा गया। अब माना लिखने के बाद से लिखेंगे अब पहले जो तार है, जो पहले तार में कितने एम्पीयर की धारा बह रहा है? तो लिखेंगे यहाँ पर पहले जो तार में, तो लिखेंगे यहाँ पर पहले, क्या लिखेंगे यहाँ पर? पहले चालक पर उत्पन्न, क्या लिखेंगे? पहले चालक पर उत्पन्न जो है चुंबकीय क्षेत्र। उत्पन्न क्या लिखेंगे यहाँ पर? चुंबकीय क्षेत्र। पहले चालक पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र हो जाएगा B बराबर होता है, सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, म्यू नॉट अपान 2 पाई और क्या होता है? बटा I बटा R होता है। लेकिन ये पहले तार पर है तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? B है तो इसको B1 कर लेंगे, बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा? म्यू नॉट हो जाएगा अपान क्या हो जाएगा? 2 पाई हो जाएगा। और ये I है तो इसमें पहले तार है तो I1 हो जाएगा और R है तो R ही रहेगा। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। तो पहले तार पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकाले हैं, एक बार रिवीजन करते हैं। पहले चालक पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई I बटा R होता है। तो ये B1 हो गया, पहले तार हो गया, म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 बटा R, ये बन गया समीकरण नंबर 1। तो पहले तार पे जो है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र खत्म। अब बल यहाँ पे गणना करेंगे तो अब लिखेंगे दूसरे, क्या लिखेंगे यहाँ पर? दूसरे, क्या लिखा है? दूसरे तार पर, अब लिखेंगे यहाँ पर दूसरे चालक पर लगने वाला बल। तो लिखेंगे दूसरे चालक पर लगने वाला बल, लिखेंगे दूसरे चालक पर लगने वाला बल। तो लगने वाला बल, तो बल का सूत्र क्या होता है? तो चालक पे लगने वाला बल का सूत्र जो होता है F बराबर सूत्र होता है, F बराबर क्या हो जाएगा? F बराबर IBL साइन थीटा होता है। ये तो सूत्र हो गया, यह बराबर IBL साइन थीटा। अब इसमें मान को भरेंगे तो यह दूसरे चालक है इसलिए इसको F2 भी कर सकते हैं, ये F2 हो जाएगा। और ये दूसरे चालक है तो दूसरे चालक में I2 एम्पियर है। और ये पहले वाले चालक जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र था वह दूसरे में उपयोग कर लेंगे तो यह B1 ही रहेगा और यल ही रहेगा क्योंकि तार की लंबाई यल है। और यहाँ का लिखेंगे साइन थीटा रहेगा। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसको F2 कर सकते हैं और ये I2 क्यों? क्योंकि दूसरे चालक में बहने वाली धारा है। और ये B1 क्या है? पहले चालक में जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वह दूसरे में भी उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उतना ही रहेगा, ये B1 रहेगा, यल साइन थीटा। और ये बन जाएगा समीकरण नंबर क्या बनेगा? 2 बन जाएगा। अब ये B1 का मान जो निकला है ये B1 के जगह पर रख देंगे। तो B1 के जगह पर जब रखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? समीकरण 1 का मान जो निकला है, समीकरण 1 का मान जो निकला है, समीकरण 1 का मान B1 का जो मान निकला है वह समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। समीकरण क्या करेंगे? 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में रखने पर अब किसके जगह पे रखेंगे? तो ये B1 के जगह, B1 को हटा देंगे और B1 वाला मान को यहाँ पर रख देंगे। तो क्या बन जाएगा? तो अगला लाइन जो बनेगा F बराबर हो जाएगा, F बराबर, अब F बराबर हो गया। अब यहाँ पर I2 है तो यहाँ I2 रहेगा, B1 का मान हट जाएगा। B1 का मान क्या होगा? म्यू नॉट अपान 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई I1 बटा क्या है? R, उसके बगल में क्या है? यल, और उसके बगल में क्या है? साइन थीटा हो जाएगा। तो क्या बना? यहाँ पे मान रखेंगे F बराबर I2, यह I2 उतर जाएगा, B1 का मान म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 बटा R और यल साइन थीटा। अब इसको सीधा क्रम में लिख देंगे। सीधा क्रम में जब लिखाएगा तो क्या बनेगा? F बराबर होगा म्यू नॉट
अपान 2 पाई, म्यू नॉट अपान क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे I1 क्या हो जाएगा I1 I2 बटा R, और बगल में यल, और ये क्या बनेगा साइन थीटा हो जाएगा। यही जो है सीधे जो है समांतर तार के बीच में लगने वाला बल का सूत्र आ गया। अगर यहाँ साइन थीटा के मान बात करते हैं तो थीटा यहाँ सीधा तार है तो 90 अंश का कोण पर है, इसलिए यहाँ साइन थीटा के जगह पर 90 अंश रख सकते हैं। थीटा के जगह हटाएंगे और साइन थीटा 90 अंश रखेंगे, और साइन 90 अंश का मान क्या होता है 1 होता है। तो अगला लाइन जो है यहाँ पर थीटा का मान रख लेंगे। तो यह सूत्र का निगमन जो किया गया बहुत आसान विधि से किया गया है, बहुत सरल विधि से किया गया है। एक बार ध्यान देंगे, पहले तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालिएगा, और जब चुंबकीय क्षेत्र निकल जाएगा तो दूसरे चालक पे लगने वाला बल जब निकालेंगे तो यह I2 रहेगा और ये B1 रहेगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र जो B1 वाला है इसमें यूज करना रहता है, और यल लंबाई है जो तार की लंबाई है उसको यल ही मानेंगे। और यहाँ दोनों तार बराबर है, याद रखिए L1 L2 नहीं लेंगे, केवल यल लंबाई का तार है तो इसलिए यहाँ पर यल रहेगा। और अब रखेंगे साइन थीटा के जगह पर अब 90 अंश रखने जा रहे हैं। अब यहाँ थीटा बराबर जो है थीटा जब 90 अंश रखेंगे तो क्या सूत्र बना था, F बराबर सूत्र था म्यू नॉट अपान 2 पाई, और क्या था यहाँ पर I1 था I2 था R था और यल साइन थीटा, तो थीटा के जगह पर 90 अंश हो गया। अब मान जब भर दिया गया तो यहाँ पर अगला लाइन क्या बनेगा, F बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 2 पाई, और यहाँ हो जाएगा I1 I2 बटा R यल, और साइन 90 अंश का मान 1 हो जाएगा। अब 1 में जब गुणा कर लेंगे तो F का सूत्र क्या हो गया, F बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई, और यहाँ का आ जाएगा I1 I2, और यल एक में 1 का गुणा करेंगे तो यल ही रहेगा, बटा में क्या होगा R हो जाएगा। तो यह मान जो है क्या क्या आ गया, समझ में आ गया होगा। यहाँ थीटा व 90 अंश क्यों रखे हैं, क्योंकि दो समांतर तार है और समांतर तार जो होते हैं एक दूसरे के क्या होंगे लंबवत हो जाएंगे, तो इसमें थीटा व का लिखेंगे 90 अंश रखेंगे, और सीधा होने की वजह से समांतर होने की वजह से 90 अंश का कोण बना है, और साइन 90 अंश का मान 1 हुआ, और 1 में जब गुणा करे हैं तो मान आ गया यह बराबर म्यू नॉट अपन 2 पाई I1 I2 यल बटा R। अब इतना का मान आपको याद होगा, क्या मान होता है, F बराबर होता है 2 गुणे 10 के पावर -7 होता है, और ये क्या बनेगा I1 I2 यल बटा R हो जाएगा। यह जो मान जो आया किसका मान आ गया, दो समांतर जो है धारावाही चालक पर लगने वाला यह बल का सूत्र का निगमन हो गया। तो उम्मीद करते हैं सूत्र आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया।